जय हिंद। मैं मुस्कान यादव आपको हिस्ट्री एम लक्ष्मीकांत पॉलिटिक्स में पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने पहले 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं हिस्ट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में से। आज हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण में अब केंद्र में, जैसे दिल्ली हमारा क्या है, केंद्र है, की दिशा में यहाँ अधिनियम निर्णायक कदम था। यानी केंद्र की तरफ से अभी अधिनियम आएगा। केंद्र मतलब समझाते हैं। जैसे इस अधिनियम की विशेषता क्या है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो इसी को केंद्र कहा गया। किसे? पहले वो था केवल बंगाल का गवर्नर था, फिर वो बंगाल का गवर्नर जनरल पद को कर दिया। फिर उसी गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया। जो पूरे भारत में एक गवर्नर जनरल रहेगा और उसके अधीन सारी शक्तियां रहेंगी। इसे कहा गया, ये क्या है, केंद्रीकरण। क्या है? केंद्रीकरण, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक जैसी सरकार का निर्माण किया। एक ऐसी सरकार का निर्माण किया, ऐसी यानी जो केंद्र में रहे। आगे देखेंगे, जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण है। जहाँ जहाँ ब्रिटिश का शासन है, वहाँ पर अब केंद्र शासन करेगी। यानी ब्रिटिश का एक केंद्र का रहेगा। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, वो पूरे भारत में कंट्रोल करता है। उसी तरीके से यहाँ करा गया कि केंद्र में एक ब्रिटिश का ब्रिटिश से भेजा हुआ रहेगा व्यक्ति। वह जहाँ भी ब्रिटिश की कॉलोनी है, जहाँ ब्रिटिश कब्जा कर रखे, उस पर पूरा उसका नियंत्रण रहेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कौन? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दूसरा, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। यानी अब कानून बनाने से बम्बई और मद्रास की जो गवर्नरें हैं, वो अब कानून नहीं बना सकती। उनसे ये शक्तियां ले ली गई। ठीक है। पहले क्या करती थी, ये कानून बनाती थी, पास करती थी और इस पर रूल चलाती थी। अब लेकिन वो नहीं बनेगा। अब कौन बनेगा? भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा, जो कि कौन है? कानून कौन बनाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आज के समय कौन बनाती है कानून? संसद। भारत के गवर्नर जनरल को पूरी ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किया। किसे किया? विधायिका को असीमित, यानी जिसकी सीमा ना हो, वो अधिकार क्या किए? प्राप्त किए, दिया गया। कानून को नियामक कानून कहा गया। नियामक यानी नियम बनाने वाला कानून कहा गया। और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। और जो नए कानून है, उन कानूनों को क्या कह दिया? ये अधिनियम है, एक्ट है। अधिनियम जिसके अंदर नियम है और एक्ट है, अधिनियम कहा गया। इसमें है ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में भी जानने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। क्या किया? व्यापारिक निकाय को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो व्यापार करते थे उन गतिविधियों को क्या किया? इसमें समाप्त कर दिया। अब वह विशुद्ध रूप में प्रशासनिक निकाय यानी प्रशासन करने वाली शासन बन गई।
इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। अब जो विश्वास पात्र थे वही चीजें इनके क्या है, कब्जे में रही, और नहीं तो नहीं है। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। यानी खुली प्रतियोगिता, यानी भारत के भी लोग अब सिविल सेवा में परीक्षा दे सकते, जैसे आज सिविल सेवा में सभी लोग परीक्षा दे सकते हैं, उसी तरीके से इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को भी किसी पद, कायाकल्प और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या किया? अब भारतीय जो हैं वो भी पद को ग्रहण करेंगे, रोजगार करेंगे, अगर करना चाहते हैं करें, इन्हें वंचित, यानी इन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि तुम रोजगार नहीं कर सकते हो, इन्हें भी दिया जाएगा रोजगार सिविल सेवकों में। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा कि अगर ये लोग भी यहाँ शासन करने लगे तो ये लोग अपने फायदे के लिए सोचेंगे, हमारे लिए नहीं। तो कोई ना कोई व्यक्ति होता ही है ऐसा कि उसमें विरोध करने लगता है। इन्होंने सोचा कि ऐसा करेंगे ताकि जनता हमारे साथ रहेगी और इससे ये लोग हमारा कहना मानेंगे, हमें कर देंगे, राजस्व हमारा चलेगा, हमारा शासन चलेगा। इनके सहारे हम भारतीयों पे कब्जा करना चाहते थे। लेकिन उसी में था जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा नहीं, भारतीय अगर इसमें आ गए, अगर कुछ बुद्धिजीवी रहे तो ये विद्रोह कर सकते हैं। किसी ने अपना दिमाग लगाया तो किसी ने अपना, इसीलिए ये प्रावधान उस समय तो प्रावधान क्या कर दिया, विरोध के कारण नहीं आ पाया अस्तित्व में। उसके बाद है 1833 के बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या कहा था, अब एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा, तो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम को श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था, यानी आखिरी अधिनियम था जो कि संसद द्वारा पारित चार्टर और अधिनियम की श्रृंखला में था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। अब इसमें महत्वपूर्ण अधिनियम क्या है, हम उसे अब आगे देखते हैं। इसे पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। विधायी यानी कानून बनाने के और प्रशासन करने के कानून को क्या कर दिया, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद, 6 अन्य लोग और जोड़ दिए गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। क्या कहा गया, विधान पार्षद। 6 अन्य लोग को और जोड़ा, क्या कहा गया, विधान पार्षद। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। यानी एक विधानसभा होती है, उसमें विधान परिषद अलग होती है, उससे क्या किया, एक नई विधान परिषद का अलग गठन, जिसमें भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। यानी कि इसे इसलिए नाम दिया गया ताकि भारत के लोग समझें कि ये इनके ही हित के लिए हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद तरह कार्य किया। यानी कि कानून आएगा,
उसे सभी लोग पढ़ेंगे, पास करेंगे। इस तरीके से इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटेन में संसद करती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। जो कि वहाँ पर ये लोग कार्य करते थे, उन प्रक्रिया की इन्होंने यूज किया और इसीलिए इन प्रक्रिया की यहाँ जरूरत थी, ऐसा कहते हैं। इसे सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। यानी 1833 में क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पे ये अस्तित्व में नहीं है, लेकिन 1853 में क्या हुआ, ये हमारे प्रतियोगिता में व्यवस्था आरंभ कर दी। इस प्रकार ब्रिटिश सिविल सेवा कर भारतीय नागरिक के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। 1833 में क्या किया, नहीं खोला, किसके कहने पर, डायरेक्टर्स के विरोध करने पर। लेकिन 1833 में ऐसा हुआ, 1853 में खोल दिया गया। शायद मैंने 53 बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया, कंपनी के शासन को यानी विस्तारित यानी बड़ा कर दिया, और भारतीय क्षेत्र में इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। कई जगह यहाँ दिखा राजशाही, राजा का नियंत्रण। अब धीरे धीरे यहाँ ताज का शासन एंट्री कर रहा है, अब देखते हैं आगे। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इसमें स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसमें पहले ही बता दिया गया है कि संसद जो है कभी भी कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर सकती है। और वो समाप्ति हमने कब देखी, जब 1858 का सिपाही विद्रोह हुआ, तब हम देखते हैं कि समाप्त कर दिया कंपनी का शासन और ताज का शासन हो गया। उसको हम आगे पढ़ेंगे। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। स्थानीय प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से किया गया। 4 लोगों का चुनाव कि स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रांतीय यानी जो अब राजा नहीं थे, पेंशन के उस पे काम कर रहे थे, उनको चुना गया कि ये लोग स्थानीय लोग हैं, आए और इसमें भाग लें और कानून सही है या गलत है इनके बारे। जैसे आज के समय प्रेजेंट टाइम में विधायक का चुनाव होता है, इन सब का चुनाव होता है, फिर संसद में, राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में, उसी हिसाब से इसमें भी किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है उसमें इस भारतीय जो ब्रिटिश कानून थे उनका भी काफी महत्व है, वहां से भी लिया गया है अपने भारतीय संविधान में। अब इसमें था कभी भी समाप्त कर दिया जाएगा शासन, ये तो था। इसीलिए 1858 के विद्रोह के बाद क्या किया, समाप्त कर दिया ताज का शासन 1818 से 1947 तक। 1858 से भारत सरकार अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 विद्रोह के बाद किया गया, जिसमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा गया। सिपाही विद्रोह इसलिए कहा गया कि इसमें अक्सर लोग सिपाही थे, जैसे झांसी की रानी थी, कर्नाटक के मैसूर से थे, नाना साहेब थे, जिन्होंने अपनी अपनी भूमिका के लिए
अपने अपने पदों के लिए लड़ा, जिससे नाना साहब को जो थे पेंशन नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने इसमें ए लिया। और अक्सर सिपाही ही थे, जैसे सिपाही विद्रोह किया। स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाता है, हम कहते हैं। ये हम इतिहास में पढ़ेंगे। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, क्या? अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध कानून, इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं समाप्त किया, उनके शासन को हमारे भारत में समाप्त कर दिया। गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। अब ये गवर्नर, क्षेत्र, राजस्व, अब इन सब पे हम पर शासन कौन करेगा? ताज करेगा, ब्रिटेन के लोग करेंगे। ब्रिटेन की जो महाराज या महारानी रहती हैं वो सब। इस अधिनियम की विशेषता क्या है? इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया, भेजा किसने था? महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम चार्टर द्वारा भेजा था। अब शासन किसके हाथ में गया? विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या किया? भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बने, प्रथम वायसराय बने। इसके बाद मैं आपको PY क्वेश्चन भी इसमें से कराऊंगी, ताकि देखो कि आप लोग को कितना इसमें समझ में आया है। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन में द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। द्वैध प्रणाली भी इसमें लागू हुई थी, जो कि इसको भी समाप्त कर दिया गया, यानी 2 व्यक्तियों का शासन। फिर केंद्रीकरण आ गया। केंद्रीकरण में भारत का गवर्नर जनरल आए थे। इसमें एक नए पद, भारत का राज्य सचिव का सृजन किया गया। राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यानी ये भारत में जो भी करता उसे ब्रिटिश की संसद को उत्तर देना था। इसी का मतलब होता है उत्तरदायित्व। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद, यानी 15 लोग और परिषद का गठन किया गया, जो सलाहकार, यानी सलाहकार परिषद, यानी सलाह देंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव को बना दिया। यानी कौन था इसमें? भारत का अध्यक्ष ही भारत का व्यक्ति रहेगा, जो कि इस परिषद का सदस्य रहेगा। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक नियमित निकाय थी और जिससे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। भारत और इंग्लैंड में कहीं भी कोई भी मुकदमा कर सकता है। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता है, या उस पर भी मुकदमा किया जा सकता है। 1858 का कानून का प्रथम उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक मशीनरी, यानी जो प्रशासन कर रही है, वो जो प्रशासन कर रही है, जैसे मशीनरी का मतलब नहीं है मशीन, कोई व्यक्ति जो उसमें हैंगे उनमें सुधार करना था। यानी जो कानून बना रहे उनमें सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। भारत में जो शासन प्रणाली चल रही थी उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ जो कि बहुत ज्यादा चर्चित रहे। अब 1861 का भारत परिषद अधिनियम, अब एक अधिनियम और आया। 1857 की महान क्रांति के बाद
ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया, क्या किया, फील किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। सहयोग क्या लेना, सहयोग लेना, यानी कि उनके साथ मिलकर चलना हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात होगी, तभी हम भारत पर अधिक दिन तक शासन कर पाएंगे। ये ब्रिटिश की सोच बनी। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1852, 92 और 1909 में 3 अधिनियम पारित किए। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1861 का जो अधिनियम ब्रिटिश ने पारित किया वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब इसमें देखते हैं, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई। पहला काम यहाँ क्या हुआ कि भारत को यहाँ पर हम शामिल करेंगे कि उनके साथ हम कानून बना सके। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद और गैर सरकारी सदस्यों, यानी गैर सरकारी जो सरकार में नहीं है, उनके सदस्यों के रूप में नामांकित किया कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय वायसराय, बनारस के राजा, 3 लोगों को शामिल किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। भारत का विधान परिषद में नियुक्त किया, जो कि भारत के लोग को शामिल किया। किसे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, सर दिनकर राव को। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण कर दिया। अब जैसे आज के समय पे राज्य में कौन है, मुख्यमंत्री है, और उसके ऊपर क्या है, प्रधानमंत्री, यानी विकेंद्रीकरण है। वैसे उस समय भी दोबारा से शासन दे दिया गया मद्रास को, मुंबई को, और जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो उनसे शक्तियां लेकर गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। अब इसके बाद इस प्रकार से अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीयकरण, इसी में हुआ था ना, की प्रवृत्ति को उलट दिया। यानी उलट माने कि जो पहले किया था, कहा नहीं इसको नहीं करना, ये हटाओ, अब हम करेंगे क्या, फिर से विकेंद्रीकरण करेंगे, फिर से हम मद्रास को और मुंबई को उसकी शक्तियां हम वापस कर देते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों की संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हुई। आंतरिक स्वायत्तता यानी आंतरिक कार्यभार सब कुछ इन्हें मिल गया। बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। क्या हुआ, 3 जगह, उत्तर पश्चिम सीमा में प्रांत और पंजाब में। यहाँ पर 1862 में, 1866 में, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम आदेश बनाने और शक्ति प्रदान की। अधिक नियम यानी नियम बनाना, आदेश देना और शक्ति इन दोनों के लिए इन्हें शक्ति प्रदान की। किसे, जो विधान परिषद थी उनको। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली की भी मान्यता
दे दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है, यानी एक से अधिक पद पर बैठ सकता है, तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था, यानी अंतिम आदेश जो है काउंसिल की ओर से पारित करने का अधिकार भी दिया गया। इसके बाद है, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति, यानी कि वायसराय न कहे तब भी अगर आपातकाल है तो अध्यादेश जारी, यानी आज के समय भी अध्यादेश जारी होता है आपातकाल के समय, लेकिन 6 महीने के बाद वो रद्द हो जाता है स्वयं ही, करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्रा क्या थी? मात्र 6 माह होती थी। यानी कि आपातकाल है, वायसराय बिना काउंसिल के इसे वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल, यानी बिना काउंसिल के वायसराय एक आपातकाल में अध्यादेश यानी कानून पारित कर सकता है, लेकिन वह केवल 6 माह ही तक चलेगा, उससे अधिक नहीं चलेगा। ठीक है।